Focus. Ideate. Innovate. Enable. हम यहाँ पर बातचीत करेंगे हाउसिंग फॉर ऑल की, क्योंकि सरकार जब बनी थी, मोदी सरकार जिसे हम कहें, वर्तमान सरकार देश की, तो उसने कहा था कि देश में हर परिवार को छत देने की कोशिश होगी सन 2022 तक। हाउसिंग फॉर ऑल का सपना दिखाया गया। अब ये सपना कितना हकीकत है, कितना फसाना है, कैसे पहुंचेंगे इस सपने तक, किस किस का सहयोग लगेगा, क्या करना होगा, ये सारी बातें आज हम इस मंच से करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि इस वक्त देश में हाउसिंग की स्थिति क्या है। कल के सपनों की नींव आज हकीकत की इमारत है, और इस इमारत का सबसे मजबूत पिलर है रियल एस्टेट सेक्टर। एक दशक पहले सीएनबीसी आवाज ने नींव डाली सबसे विश्वसनीय रियल एस्टेट अवार्ड्स की। इस बार सीएनबीसी आवाज के रियल एस्टेट अवार्ड्स हैं बेहद खास, क्योंकि हम मना रहे हैं अपनी 10वीं सालगिरह। इस खास अवसर पर रियल एस्टेट अवार्ड्स के साथ साथ हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम पर जानी मानी हस्तियों के साथ करेंगे चर्चा, जिसमें हम जानेंगे कि सरकार इसे पूरा करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है और अभी हम इस योजना के किस पड़ाव तक पहुंचे हैं। इनके अलावा हमारे जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ इस योजना के बाकी पहलुओं पर भी चर्चा होगी। वेलकम टू RR Kabul presents TNBC आवाज 10th Real Estate Awards। तो यहां पर हम बातचीत करेंगे हाउसिंग फॉर ऑल पर, और मैं इस वक्त मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उससे आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ खास चर्चा में शामिल होने के लिए दिल्ली से पधारे हैं क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट गीतांबर आनंद साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनु रात्रा साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO हैं IIFL होम लोन्स के। हमारे साथ है निरंजन हीरानंदानी साहब, चेयरमैन है हीरानंदानी ग्रुप के, और साथ में नेरेटको के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट भी हैं। मेरे साथ हैं श्री गोपाल काबरा साहब, हमारे इस सफर में हमारे साथी, और रामरत्ना ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब। सुशील मंत्री जी आए हैं बेंगलोर से चर्चा में शामिल होने के लिए, CMD मंत्री डेवलपर्स, और साथ में है हमारे प्रॉपर्टी गुरु और अब कॉलियर्स इंटरनेशनल के साउथ ईस्ट एशिया डायरेक्टर फॉर वैल्यू एडेड सर्विस अरविंद नंदन साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा एक्साइटेड में हूं मैं ये पैनल देखकर। समझ नहीं आ रहा कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल से शुरू करूं या हाउसिंग फॉर ऑल से, लेकिन चूंकि बातचीत हाउसिंग फॉर ऑल पे ही करनी है तो हम शुरुआत उससे करते हैं। आगे चलते हुए रियल एस्टेट बिल पर आपकी राय लेंगे। पहला सवाल आपसे ही लूं मैं, गीतांबर आनंद साहब। हाउसिंग फॉर ऑल की बात हो रही है, प्रधानमंत्री ने पिछले साल लगभग मिड ऑफ द ईयर ये बात रखी थी कि हमें इस देश में हर परिवार को एक छत देनी है। उसके लिए तमाम योजनाओं का ऐलान किया गया। बजट में भी हम देख रहे हैं 2 साल से कुछ कुछ प्रावधान हो रहे हैं, लेकिन एक बात करना, एक काम को हकीकत में बदलना, कितना डिफरेंस इन दो चीजों में, कितना आगे बढ़े हैं हम 1 साल के अंदर? मैं अपने सारे कॉलीग से इस बात पे हम लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन एक बात तय है, ये बात सरकार को पूरी तरह समझ आ गई कि हाउसिंग फॉर ऑल प्राइवेट सेक्टर के बिना नहीं संभव। इसीलिए पिछले साल बजट में कुछ नहीं था हाउसिंग के लिए, उससे पहले भी नहीं था, लेकिन इस साल एक इंटेंशन गवर्नमेंट की सामने आई है। आपकी बात जो है कि भाई बातें करना एक बात है, लेकिन उसको एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल रुख देना एक और बात है, ये सच है। लेकिन इंडस्ट्री बॉडीज सरकार के साथ मिल रही हैं, सरकार को सेंसिटाइज कर रही हैं कि जो आपने एक प्रस्ताव रखा है बहुत सराखों पे है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ये कुछ छोटे मोटे सुधार चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर और प्रोत्साहित हो आपको हाउसिंग फॉर ऑल सक्षम करने के लिए। सरकार प्राइवेट सेक्टर की बात सुन रही है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जी। और मेरा ये मानना है, मेरा ये यकीन है कि ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त, जो एग्जिस्टिंग सरकार है, ये एक्चुअली मीन करती है, इस बात को सच से इस विश्वास करती है कि हम इस सपने को मुकम्मल करेंगे और हमारी भागीदारी के साथ मुकम्मल करेंगे। और आप मान के चलिए कि आने वाले वक्त में हाउसिंग
इस कंट्री के जीडीपी को, एम्प्लॉयमेंट को सबसे बड़ा सपोर्ट बनेगा, मेक इन इंडिया को भी। निरंजन जी, एक तरफ हम बात करते हैं कि देश में इन्वेंट्री पाइलअप हो रहा है, 10-12 लाख मकान हैं जो अनसोल्ड हैं। अगर आप जरूरत को देखें तो 3 गुना ज्यादा मकान तो आपको चाहिए। तो एक तरफ तो इन्वेंट्री है, दूसरी तरफ आपको मकानों की जरूरत है। तो ये जो विडंबना है, ये कैसी विडंबना है और इसको कैसे दूर करेंगे? हमें जो जरूरत है, जो जहां लोगों की रिक्वायरमेंट है, उनको बनाएं तो ये सब बिक जाता है। आप सरकार को पूछिए, वो स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए तो लाखों की संख्या में डिमांड रहती। तो हमारे जो अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं, उनको तो पूरा ही बिक जाएगा। बाकी को अडॉप्ट करना पड़ेगा कि जो रिक्वायरमेंट पब्लिक की है वो करते हैं। पर दूसरी बात यह है कि ओवरऑल इकोनॉमी भी स्लो हो गई है। तो इसके हिसाब से हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि कभी स्लो डाउन के समय पर समय ज्यादा लग जाता है वो बेचने के लिए। दिस इज नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन। तो मेरे अंदाज से ये इतनी बड़ी बात नहीं है, पर जो बात बड़ी है वो है कि हम ज्यादा संख्या में अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे बनाएं, क्योंकि इसका अड़चनें बहुत हैं, हर्डल्स बहुत हैं, टैक्सेस बहुत हैं। तो सैंक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लान्स में समय लगता है, इन्वायरमेंट सैंक्शन में लगता है समय। काबरा जी, अड़चनों की बात हो रही है, टैक्सेस की बात है, परमिशंस की बात है, डिलेज होते हैं, परमिशंस 2-3 साल अटकी रहती है। तो जब तक सब साथ में मिलके, डेवलपर अपना रोल निभा रहे हैं, सरकार को भी अपनी तरफ से पुश देना चाहिए। कहां कमी रह रही है? क्या कुछ और करना बाकी है? क्योंकि 2 साल से ये बात सुन रहे हैं, चीजें आ भी रही हैं, लेकिन वो पुश आता हुआ नहीं देख रहे। इसमें ऐसा है कि जहां तक अप्रूवल का सवाल है, कुछ राज्यों में पहले से बहुत फास्ट हुआ है, ये हर जगह नहीं हुआ। क्योंकि निरंजन भाई ने जैसे बताया ना कि ये तीनों बॉडी और सब अलग अलग पार्टी की होती है, अलग अलग जगह। कहीं कांग्रेस की, अपना केंद्र सरकार एनडीए की है, स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की है, फिर लोकल बॉडी अलग होती है। दिल्ली में तो 3 लोकल बॉडी है म्यूनिसिपैलिटी के हिसाब से। लेकिन जो महाराष्ट्र में, जहां तक जो मेरा, क्योंकि हम लोग मिले थे मुख्यमंत्री साहब से और अपना हाउसिंग मिनिस्टर से, तो पहले से काफी कुछ फास्ट हुआ है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी गुंजाइश है। ऐसा नहीं कि पूरा हुआ है। सरकार की मनस्थिति है, लेकिन इस सारे बिगड़े हुए वातावरण को कैसे जल्दी ठीक किया जाए, ये भी उसमें बहुत कोई ना कोई सरकार को भी हार्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। रेरा की बात आई जाती है यहाँ अपने आप ही घूम फिर के कि अब जब रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल आ गया है, उसमें ये भी प्रावधान है कि आप पहले सारे अपने जितनी भी इजाजत है वो लेकर आइए, सारे सर्टिफिकेट लाइए, सारे क्लियरेंस लाइए, उसके बाद ही आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर कीजिए, फिर ही उसकी शुरुआत होगी उसके बिकने की। क्या इससे फायदा होगा? नहीं, इससे ग्राहक को जरूर फायदा होगा, बिकॉज आज बॉयज एंड मेन आर सोल्ड टुगेदर। नाउ इट विल बी डिफरेंशिएटेड, बिकॉज इसमें जिनके पास अप्रूवल्स नहीं, आज वो लोग भी बेच रहे हैं, बट अभी पूरे अप्रूवल के बाद ही उनको बेचना पड़ेगा, ऐसे कानून है। और अगर किसी ने बिना अप्रूवल बेचने की कोशिश की तो उसका प्रोजेक्ट रोका जा सकता है, बिकॉज कानूनन रोका जा सकता है। अरविंद जी, एक बात समझना चाहूंगा कि अगर एक बार कोई चीज प्रोसेस में आ गई, अगर एक बार आपके सारे परमिशंस आपको मिल गए, सारे अप्रूवल आपको मिल गए और एक साइकिल बन गई, तो शुरुआत में जरूर थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन वंस इट्स बीन मेड, फिर चीजें स्मूथ हो जाएंगी। होना तो जरूर चाहिए। और देखिए, गीतांबा जी ने शुरू में ही कहा था कि रेरा से हाउसिंग फॉर ऑल जो है, ये एक बहुत ही वृहद सब्जेक्ट है। ये अपने आप में इकलौता सब्जेक्ट नहीं है। मेक इन इंडिया, हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटीज, ये तीनों एक्चुअली कन्वर्जेंट इश्यूज हैं। तो शुरू में अड़चने आएंगी, निरंजन जी भी कह रहे थे, लेकिन एक बार वो रमा हो गई गाड़ी जिसे कहते हैं, तो फिर ये अपने आप एक स्मूथ प्रोसेस बन जाती है। एंड लाइक ही इज सेइंग, बॉयज एंड मेन विल बी सेपरेटेड। तो जो आज फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर हैं उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी, लेकिन जो स्ट्रांग प्रैक्टिसेस वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए तो स्मूथ सेल हो जाएगा। जो सेक्टर आज 7-7.5% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसके लिए तो ये बहुत जरूरी है कि इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। हाँ, दिक्कतें हैं, परमिशन आते आते आपको 1-2 साल लग जाते हैं, तो क्यों ना आप सेल्फ सर्टिफिकेशन पे जाएं, क्यों ना सिंगल विंडो क्लियरेंसेस पे जाएं। तो वो सारी अड़चने मेरे ख्याल से सुलझाते टाइम लगेगा। रात्रा साहब, सरकार के प्रयास तो होते हैं। हम इस बजट की बात करें तो 60 स्क्वायर मीटर के घर, 30 स्क्वायर मीटर के घर उन्होंने बोले। मेट्रो सिटीज में 30 स्क्वायर मीटर का घर, उससे आगे 60 स्क्वायर मीटर का घर, जहां पर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग करने के लिए मिलेगा। लेकिन साइज बहुत छोटा है। ये घर आप कहां बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे? क्या आपको लगता है एक पर्याप्त कदम है, या कदम उठाना था इसलिए उठा दिया गया, प्रैक्टिकल उतना नहीं है?
इससे पहले मैं उसका जवाब दूं, मैं एक दो चीजें बताना चाहता हूं। देखिए, किसी भी चीज को हम अगर अचीव करना चाहते हैं, यहाँ पे मोस्टली जो बिल्डर्स बैठे हैं, कोई भी चीज हो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। राइट, बहुत जरूरी है जी। निरंजन जी भी वही बात कर रहे थे कि आप मर्सिडीज बनाएंगे कि मारुति बनाएंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे पहले हाउसिंग फॉर ऑल ऐसा था कि अगर आपको छोटे तबके के लिए बनाना है वो सरकार का काम है, अगर आपको मिड सेगमेंट और प्रीमियम बनाना है वो प्राइवेट सेक्टर का काम है। आप बिल्कुल अगर डीडीए होगा या सिडको होगा वो मिड सेगमेंट या लो मिडिल सेगमेंट बनाएगा, ईडब्ल्यूएस उनकी ऑब्लिगेशन है। राइट, इनको जो बिल्डर्स हैं वो अगर बनाएंगे वो मैंडेटरी एक बनाना है ईडब्ल्यूएस, दैट इज इट। तो आई थिंक जो सरकार ने इस वक्त किया है वो इसको एक फाइनेंशियली वायबल प्रोपोजिशन बना रहे हैं, वो आई थिंक इस सरकार की सबसे बड़ी काबिलियत है। क्योंकि जो हाउसिंग है वो एक सिर्फ बिल्डर का नहीं, लेंडर का भी, कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी भी, तीनों चीजें आपको साथ में चाहिए। तो अगर इस बजट को देखें, मेरे हिसाब से उन्होंने इन तीनों चीजों को एड्रेस किया है। हो सकता है पूरे तरीके से ना किया हो, लेकिन एक बहुत अच्छा कदम है। रंजन जी, आपके पास आऊंगा कि ये जो प्रश्न उठा रहे हैं कि जिस छोटे तबके की हम बात कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान है, 4 बड़े शहर नहीं है, तो उस तबके के लिए क्या वाकई डेवलपर्स आगे जाएंगे और वहां पर मकान उनको बनाने का सोचेंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि वायबल बिजनेस उसके अंदर हो? क्या ऐसा हो पाएगा? होगा, लेकिन सब जगह नहीं होगा। जैसे मुंबई शहर में नहीं हो सकता क्योंकि जमीनों के भाव ही इतने ज्यादा हैं। तो जब तक उनकी एफएसआई का कोई परिवर्तन नहीं आए, फंजेबल एफएसआई, डेवलपमेंट चार्ज, टैक्सेस वगैरह वगैरह जो है, आज की तारीख में कोई नहीं बना सकता कि वो अफोर्डेबल सेक्शन में हो। इसलिए सरकार ने वो छोटे घर मुंबई के लिए किए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये रहता है कि ये सब कॉस्ट आप ऐड करें तो फायदा नहीं है, या इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर द डेवलपर टू डू। लेकिन जो आपने अभी बात जिक्र की उसमें एक ये आइडिया है कि कुछ अमाउंट का ओवरऑल होना चाहिए पैकेज, और जो शहरों में 60 स्क्वायर मीटर्स में हो ही नहीं सकता, तो उनके ये आइडिया रही है कि जो बहरी शहर में जमीनों के दाम ज्यादा है, एफएसआई का कॉस्ट ज्यादा है, जहां टैक्सेस बहुत ज्यादा लगे हैं, वहां शायद प्राइवेट सेक्टर नहीं बना सकेंगे ये क्षेत्र के लिए। लेकिन हम जो पेरिफेरी एरियाज है, इसलिए एक मुझे लगता है जो भूल किया है वो है कि वो शहरों, मेट्रोपॉलिटन टाउन एंड 25 किलोमीटर्स, जैसे आप देखेंगे नैना की एरिया नया बनाना चाहते हैं, सिडको की एरिया के बाहर जो है, मेरे अंदाज से वहां हम बना सकते हैं 60 स्क्वायर मीटर्स वगैरह। तो जो उन्होंने सीमा रखी है शहरों के लिए वो मैं समझ सकता हूं। ये प्लस 25 किलोमीटर्स वो किया है वो शायद गलत है, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। गीतांबर साहब, चूंकि कह रहे हैं कि वो बात से भी मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं करें, लेकिन बड़े शहरों पे फोकस थोड़ा इसलिए क्योंकि भारत इस समय अर्बनाइजेशन के जिस फेज में है, तो आने वाले वक्त में जो प्रेशर इनके ऊपर आएगा वहां पर हाउसिंग बहुत जरूरी होगी और हर तरह का तबका वहां पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। उस समस्या के समाधान का क्या? जब तक कि हम अपने उन शहरों में मकान या एक गेटेड कॉम्प्लेक्स या एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं देंगे, वहां से शहरों में माइग्रेशन होती रहेगी। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे हैं। मैं ये पढ़ के नहीं कह रहा, मैं जानता हूं। मैं बुलंदशहर में हम काम कर रहे हैं क्योंकि हम नॉर्थ के डेवलपर हैं। बुलंदशहर में, बिजनौर में, बुलंदशहर में डेयरी इंडस्ट्री है और गोल्ड की वर्कमैन मतलब गोल्ड की कारीगरी की बड़ी इंडस्ट्री है। बिजनौर में शुगर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बरेली में ऑफकोर्स सभी जानते हैं, बरेली, मुरादाबाद, ब्रास, ये सब, हम इन सारे टाउन, सहारनपुर, लकड़ी का बहुत बड़ा काम है, हम इन सारे शहरों में काम कर रहे हैं। लेकिन वहां पे जो प्रोडक्ट आप शहर में दे रहे हैं G+20, 30 नहीं चलेगा। वहां एक कॉन्सेप्ट है, मेरी जमीन मेरा आसमान। मेरे लड़के की शादी हुई, मेरे को एक फ्लोर ऊपर और डालना है, वहां पे मेरे को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए इस बजट में जो इन्होंने प्रपोज किया, हमने क्रेडाई की तरफ से रिप्रेजेंट किया है गवर्नमेंट को, कि जैसे निरंजन जी ने अभी बोला, हमने इस बात को आगे सराहा है और आगे रखा है सरकार की तरफ कि भाई ये आप 30 और 60 स्क्वायर मीटर की जो आपके दी है लिमिट्स, इससे प्राइवेट सेक्टर नहीं जाएगा वहां पे, आप इसको 60 और 90 कीजिए। मैंने कहा आप उस पर 50 लाख की कैप लगा दीजिए, 50 लाख से ऊपर जो बेचे उसको ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मत दीजिए। प्राइस पैरिटी को लेकर आप क्या कहेंगे कि क्योंकि हम देखते हैं कि प्राइस एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत सारे लोगों का पेन पॉइंट होता है कि ज्यादा है, कम है, उनकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आ रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या थोड़ा सा मॉडरेशन आना चाहिए या किस तरीके के घर बनने चाहिए जो लोगों की पहुंच में हो? मैं निचले तबके से लेकर हर तबके की बात कर रहा हूं।
देखिए ऐसे तो बिल्डर है सोच समझ के बिल्डिंग बनाता है कि लोगों को तो पहुंचाए उसको। जब बिल्डर अपनी बिल्डिंग की डिजाइन करता है तो उसको उस मार्केट का एक नॉलेज होता है कि वहां पर वो छोटा घर बनाए या बड़ा घर बनाए, वो एक है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि सरकार ने जो रेडी रिकवरी रेट जो हर साल बढ़ाती है वो कम करना चाहिए। हर टाइम में एक ही बात बोलता हूं कि बिल्डर भाव नहीं बढ़ाता, भाव सरकार बढ़ा रही है। बिकॉज ऑफ रेडी रिकवरी रेट के कारण से बम्बई में कई सारी ऐसी लोकेशन है सरकार को पूरी की पूरी प्रॉपर्टी देने को तैयार है। क्या सरकार लेने को तैयार है? लोअर बेल में जो रेडी रिकवरी रेट है उस भाव में मैं आपको 20 लाख फुट गवर्नमेंट को देता हूं, गवर्नमेंट लेने को तैयार है क्या? नहीं है। तो सब बिल्डर ने कई सारी डिमांड है, इसके कारण से इनकम टैक्स की समस्या होती है, लेने वाले को देने वाले को। ये सब सारी समस्याओं को ठीक करना बहुत जरूरी है। रात्रा साहब, मैं एक आपसे सवाल लेना चाहूंगा और वो शायद बहुत सारे लोगों के मन में भी होगा कि रिलीफ दी गई मकान खरीदने वाले को 50 लाख का लोन, 35 लाख का लोन और 50 लाख के मकान पे 50,000 एक्स्ट्रा आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा। ये टैक्स रिलीफ थोड़ा बढ़ा के 1 लाख 1.5 लाख कर देते तो शायद बहुत सारे लोग और घर ले पाते। हाउसिंग फॉर ऑल का जो मेन टारगेट ऑडियंस है वो काफी सारा तबका अभी आई वुड से लोन्स बिलो मे बी 25 lakhs, राइट। तो उसको उन्होंने बहुत अच्छे से एड्रेस किया। और इसमें मैं आपको एक और कहना चाहूंगा, CLSS 2.5 लाख रुपया आपका कम हो जाता है लोन। अगर आपका 12 लाख का लोन है, आपका 9.5 लाख का हो जाता है, तो आप बहुत बड़ी सेविंग है। सो आई रियली फील कि दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप। मे बी कमियां तो डेफिनेटली हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिल्डर को कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस और लेंडर को कॉन्फिडेंस कि हाँ यार इस तबके को मैं लेंड कर सकता हूं। तो आई थिंक वो तीनों का जो मिश्रण है वो बहुत बढ़िया है। चर्चा को खत्म करूं, अब अंतिम 1 मिनट में 10-10, 20-20 सेकंड के आपके फाइनल वर्ड सभी से लूंगा। गीतांबर साहब, आपसे स्टार्ट करता हूं। क्या एक चीज आप देखना चाहते हैं कि यहां से थोड़ा आगे बढ़े तो हाउसिंग फॉर ऑल पे हम वाकई उसमें 1 या 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे? क्या होना मस्ट है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप एम्पावर करिए सप्लाई को, ताकि और सप्लाई आए मार्केट में, रेट्स की रैशनलाइजेशन हो। और आप एम्पावर करिए बायर को। उसको एम्पावर कैसे करेंगे आप? जैसे इनकम टैक्स एग्जेम्पशन हो गई, ब्याज के दर घटाना बहुत जरूरी है। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो बायर को आप एम्पावर नहीं कर रहे। आप चाहते हैं वो अभी भी 9.5% में लोन ले, गलत। तो ये दोनों सप्लाई और डिमांड को आप एम्पावर कीजिए और आप देखिए देश की तरक्की कहां भागती है, कैसे भागती है। सब कुछ भागेगा। तो सबको एम्पावर कीजिए। रात्र साहब, मुझे लगता है कि जो सरकार ने इनिशियल कदम उठाए हैं बहुत बढ़िया है। इनके ऊपर कंसोलिडेट करने की जरूरत है और मैं सोचता हूं इस वक्त काफी सारे बिल्डर्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए। हम एज IFL हम उनके साथ हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों का मिक्सचर है ये कि भाई बिल्डर और फाइनेंशियल। तो बिल्डर्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए। निरंजन जी, तो जहां हम रेगुलेटर की बात करते हैं या कानूनी तौर पर हम करना चाहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, ये क्रांति में हमें सबकी साथ चाहिए इन इम्प्लीमेंटेशन, इन वॉकिंग द पाथ। काबरा जी, देखिए ऐसा है कि मेरे हिसाब से बिल्डर ने अपना विश्वास कंज्यूमर के ऊपर और बढ़ाना पड़ेगा। जो पिछले 4-5 साल में एवरेज जो 1.5 से 2 साल बड़े प्रोजेक्ट डिले हुए, उसके कारण से ये सारा का सारा गड़बड़ जो हुआ है, जो प्रोजेक्ट डिले होने के कारण से हुआ है। बिल्डर लोग तय करें कि हम टाइम पर पैसे देंगे, लोगों में विश्वास जागेगा। अभी भी एस्पिरेशन लोगों का घर लेने का खत्म नहीं हुआ। इस देश में यंग आबादी है और इकोनॉमी कोई खराब नहीं है। सुशील मंत्री जी, जैसे गीतांबर जी ने बताया, एम्पावरमेंट करना है डेवलपर को, और ये देखा गया कि जहां पे भी सप्लाई बढ़ जाता है तो प्राइजेस कंट्रोल में आती है। और आज सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब सेंट्रल, स्टेट और लोकल, हर जगह हर आदमी एक ना एक कठिनाई डालने की कोशिश कर रहा है। और आज अगर आप देखिएंगे, मतलब काफी जगह जब लिबरलाइजेशन होता है, ऐसे नहीं है कि उसमें 1-2% लोग बदमाश नहीं रहते। मतलब आप कोई भी चीज ले लीजिए, लाइक आज पासपोर्ट ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक हो गया, जहां पे जो सिक्योरिटी डेटा है जो उन्होंने डेलीगेट कर दिया है, 1-2% गलत होता होगा। तो डेवलपर में भी वैसे ही है। जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसके लिए हम हमारा एक ऑफिस में हम पूरा प्लान बनाते हैं, लेकिन उसी बिल्डिंग के लिए हमारे को एनवायरमेंट अलग जाना चाहिए, फायर अलग जाना चाहिए, वाटर अलग जाना चाहिए, एयर अलग जाना चाहिए, काम करने की सुविधा और आजादी। बिल्डिंग एक ही है तो सेल्फ सर्टिफिकेशन कर दीजिए बिफोर OC, जो वैसे भी 1-1.5 साल लगता है, तब तक हम प्लान अप्रूव करवा लेंगे। और नहीं तो एक ट्राइब्यूनल कर देवे कि जहां पे वो देख लेंगे। तो सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन कीजिए और सारे ब्लॉक सही से जोड़िए। अरविंद नंदन साहब,
दो बातें कहनी है विपिन जी। पहली बात बड़ी छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम फोरम्स में बैठते हैं या जनरल ड्राइंग रूम टॉक्स करते हैं तो हमेशा कोई एक ना एक निशाना बन जाता है। या तो बिल्डर बदमाश है, या सरकार ठीक नहीं है, या फिर बैंकर ठीक नहीं है, या कोई और ठीक नहीं है। हर कोई कन्वीनियंस के हिसाब से अपने अपने नजरिए के हिसाब से किसी न किसी पे ब्लेम फिक्स करता रहता है। मेरा ये मानना है एक्चुअली दोष किसी एक को भी आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारे एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। ये सब एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं। ये पहली बात है। अब एक्चुअली अगर रियल एस्टेट ओवरऑल को ट्रीट करना है, यानी कि अर्बनाइजेशन की प्रोसेस को ट्रीट करना है, मेरा विचार यह है कि बहुत दूर जाके देखिए, बर्ड्स आई व्यू से देखिए। बेसिकली इंडिया में सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्रीज का पुश बहुत जरूरी है आज की तारीख में। हमने 1947 में शुरू किया सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का पुश, जो 80s आते आते खत्म हो गया। फिर हम टर्शियरी इंडस्ट्रीज में चले गए, जिसका नतीजा ये हुआ है कि हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े अर्बन सेंटर्स बने नहीं और रियल एस्टेट का सारा प्रेशर इन 8-9 शहरों में क्रिएट हो गया। सो इफ वी कैन डू दैट, जो मेक इन इंडिया का जो स्लोगन है, कैच फ्रेज है, लेकिन उसका मीनिंग यही है कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को भारी रूप से पुश देना है। जो चाइना ने पूरा किया, हम वो साइकिल आधा छोड़ गए, वो साइकिल पूरा करिए। और उस साइकिल के पूरा करने की प्रोसेस में अपने आप रियल एस्टेट का जो प्रेशर है वो भी ईज आउट हो जाएगा और जो हाउसिंग फॉर ऑल की नीड है वो भी पूरी होगी। राइट। तो चलिए, बहुत ही सारे और बहुत अच्छे विचार यहाँ पर आए हैं। आपको एक होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा, सारे ब्लॉक्स को बराबर जोड़ना पड़ेगा। किसी एक को आप ब्लेम नहीं करेंगे, आपको डेवलपर साइड पे भी देखना पड़ेगा और साथ में जैसा गीतांबर जी ने कहा, आपको कंज्यूमर को भी एम्पावर करना पड़ेगा। और इन सारी बातों को मिलाकर अगर हम देखें कि पॉलिसी के लेवल पर और इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर अगर चीजें 50% भी सही हो जाती हैं तो हाउसिंग फॉर ऑल होना कोई ऐसा सपना नहीं है जिसे ये देश ना देख सके या पूरा ना कर पाए। आप सभी का इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।